हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एवरेस्ट एकेडमी। होप आप सभी अपने समर वेकेशंस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक ऑनलाइन सेशन लाया हूँ जिसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसा टॉपिक आपने अपने पूरे एकेडमिक सेशन में 2 से 3 बार पढ़ा होगा। जी हाँ, आप सभी ने पढ़ा है अबाउट प्राइमरी सेल्स। ये वो सेल है जिसे हम सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं और दोबारा उसे हम चार्ज नहीं कर सकते। एंड ऐसे सेल्स का यूज़ नॉर्मली हम अपने टीवी रिमोट कंट्रोल्स एंड वॉच, क्लॉक्स इन सब में यूज़ करते हैं। आपने हमेशा इनकी थ्योरीज पढ़ी है, पर क्या आपने कभी भी इस सेल को ओपन करके देखा है कि जो भी आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है क्या वो उस सेल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है कि नहीं? जो डिज़ाइन आपने अपने बुक्स की डायग्राम्स में देखा है क्या वैसा ही आपके सामने लाइव कभी ऐसा सेल में होता है या नहीं? स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो प्रिपेयर किया है और इस वीडियो में मैंने खास आपके लिए एक पेंसिल सेल को स्टेप बाय स्टेप ओपन किया है। रिमेंबर, ये सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज सेल है, ये एक्टिव सेल नहीं है। ये एक डिस्चार्ज सेल है जिसे पूरे प्रिकॉशन के साथ मैंने आप सभी के लिए ओपन किया है ताकि आपने आज तक जो भी प्राइमरी सेल्स के बारे में थ्योरेटिकली पढ़ा है उसे आप प्रैक्टिकली भी देख सकें और उनकी स्टडीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ सकें। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली समझना। आपके लिए ये वीडियो प्रिपेयर्ड है, गो थ्रू इट एंड इसका भी आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज लें। प्राइमरी सेल, ये प्राइमरी सेल में क्या होता है कि ये वन टाइम यूज वाले होते हैं। ठीक है, वन टाइम यूज मतलब अब इनको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन भी सिर्फ एक बार होता है। ठीक है, अब हम सबको पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए हम जब सेल पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, पूरा सेटअप इलेक्ट्रोलिसिस वाला होता है। पूरा सेटअप इसका होता है इलेक्ट्रोलिसिस वाला होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 2 इलेक्ट्रोड्स, हमको चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, और अगर हमको जिस मटेरियल को हमें अगर ब्रेक डाउन करना है, इलेक्ट्रोलिसिस के मॉलिक्यूल्स को अगर ब्रेक डाउन करना है तो हमें चाहिए बैटरी। राइट, हमको क्या चाहिए? बैटरी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने की वजह से इलेक्ट्रोलिसिस का फॉर्मेशन होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। बट अगर हमको सेल या बैटरी बनानी है तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का रिवर्स प्रोसेस यूज होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स का यूज करते हैं। चार्ज पार्टिकल्स में जब एक्सेस ऑफ चार्ज होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल या फिर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से कम रिएक्टिव मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जब वो फ्लो होता है तो मतलब करंट पास हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से क्या होता है, करंट पास होता है। तो यहाँ पर जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है तब उसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये जो मैंने आपको फिनोमेना बताया, ये मैंने आपको बताया सेकेंडरी बैटरीज का, क्योंकि उसमें ये प्रोसेस चलता रहता है। बट उस हमारा ये जो डिवाइस है जिसे हम कहते हैं क्या, हम इसे कहते हैं प्राइमरी सेल। इस प्राइमरी सेल में ये रिएक्शन सिर्फ एक बार हो पाता है। ठीक है, इसलिए इसको सिर्फ एक बार यूज करते हैं और यूज करने के बाद इसको फेंकना पड़ता है। ठीक है, एक टाइम पर एक डिवाइस आया था जो कि इसको ना ऐसे उसमें लगा के स्विच बोर्ड में फिक्स कर दो तो उससे क्या होता था कि ये धीरे धीरे चार्ज होते थे। जितनी चार्जिंग इसमें आ सकती है वो धूप में रखने से भी आ जाती है ना। आप लोगों ने देखा हो कि बाई चांस आप लोग घर पे नहीं हो या आप लोग सेल लेके नहीं आए तो मम्मी यही एडजस्टमेंट करती है, वो निकाल के धूप में रख देती है उसको और फिर उसके बाद दोबारा उसको यूज़ करने की कोशिश करती है। थोड़ा बहुत चल जाता है, आधा दिन, एक दिन चल सकता है वो। ठीक है, नेचुरल तरीका मुझे ये पता करना है कि इस बैटरी में चार्ज है या नहीं। नेचुरल तरीका क्या होगा कि इस बैटरी में चार्ज है या नहीं, कि यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो देखा है थोड़ा सा बल्ज आउट पार्ट है, इसको अपने टंग पे लगाओ। जब आप इसे अपने टंग पे लगाओगे तो आपको एक हल्का सा मेटेलिक सेंसेशन होगा। अगर वो मेटेलिक सेंसेशन हो रहा है मतलब इसमें चार्जेस प्रेजेंट हैं। ये देसी जुगाड़ है। ठीक है, ये नॉर्मल जुगाड़ नहीं, ये थोड़ा देसी जुगाड़ है। ठीक है, चलो तो थोड़ा इसको अपन ओपन करने की कोशिश करते हैं।
एक बार राधिका, जब तक मैं इसका शेल ओपन कर रहा हूँ तब तक एक बार जोर से प्राइमरी सेल को रीड कर लो, ताकि पता चल जाए कौन सा कैथोड, कौन सा एनोड, कौन सा मिक्सचर, कौन किसको कवर करके रखा हुआ है, सारी चीज़ें। नहीं लिखा है? ठीक है, ओके। The reaction of primary battery occur only once and become dead after use and cannot be reused. Example: dry cell and mercury cell. The dry cell consists of a zinc anode and a carbon cathode surrounded by magnesium dioxide and carbon. The space between the two electrodes is filled by the soaking phase of ammonium chloride NH4Cl and zinc chloride ZnCl2. The reaction at anode is Zn gives Zn2 plus 2 electrons. At cathode, MnO2 plus NH4 plus electron gives MnO MnO Mn hydroxide, मैग्नीज ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा वो, magnesium hydroxide plus ammonia. At the cathode, magnesium is reduced from +4 oxidation state to +3 oxidation state. As per equation, ammonia produced forms a complex with Zn2+, giving rise to ZnNH3 gives 2+. The cell has a potential of nearly 1.5 volts. ये है आपकी ब्रांडिंग प्लेट। ये ब्रांडिंग प्लेट भी किसकी बनी हुई है? स्टील की बनी हुई है ना। इस ब्रांडिंग प्लेट से आपका जो सेल है, अगर बाय चांस गलती से थोड़ा बहुत भी अगर कोई डिस्टर्ब होता है तो ये शेल उसको कवर करके रखता है। इसमें इतनी पावर नहीं है कि इसको ब्रेक करके वो बाहर निकल सके, ठीक है। तो नॉर्मली ब्रांडिंग का रहता है, इसका हमारे सेल से कोई भी लेना देना नहीं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब जब आगे आओगे तो देखोगे इस सेल के ऊपर ना एक पॉलिथीन जैसा कवर है ना। हम इसको भी कट करके निकालेंगे तो देखोगे कि ये ना हल्का पॉलिथीन और रबर मिक्स टाइप का क्या है, ये कवर है। रबर या पॉलिथीन की अगर बात करूँ तो क्या ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं है, ये इंसुलेटर है। ये इंसुलेटर है तो सबसे पहले क्या हो गया कि इसकी जो ऊपर की लेयरिंग हो गई, ये जो लेयरिंग है ये इंसुलेटर है, मतलब अंदर किसी भी टाइप के रिएक्शन से अगर कोई भी एनर्जी लॉस हो रहा है तो वो इस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, है ना। जो कुछ होगा वो इसी सेल के अंदर होता रहेगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, एक पॉलिथीन टाइप का लेयर है ना। ये हल्का सा कट मुझे यहाँ पर मिल गया है तो पर इसको ना यहीं से कट कर लेते हैं। राधिका, ये शायद मैंने लास्ट ईयर भी दिखाया था क्लास 12 में। नहीं यार, हाँ रिजल्ट बेहतरीन। देखो रिजल्ट आ चुका है, मेरा सबसे सिर्फ यही कहना होता है कि रिजल्ट आ गया। अब हमको सिर्फ उन मार्क्स के साथ क्या करना है इसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि अच्छा आया बुरा आया। कल एक वो स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया, क्लास 10 की है वो, मान्या अग्रवाल। उसके साइंस में 99 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो अब उसका कहना था कि मेरे मैथ्स में अच्छे। मैंने कहा हो गया, मैंने कहा ये सब फालतू का रोना रोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान करना है अब कि इस पूरे रिजल्ट को लेके अब हमें आगे क्या प्रोसेस करना है, ये जो सिली मिस्टेक्स हुए ये क्या हो सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, अब जो भी कुछ निकलेगा ना इसके अंदर, अब जो भी कुछ निकलेगा वो ब्लैक कलर में निकलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो भी कुछ इसके अंदर निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का होगा, क्योंकि सारे पाउडर में रिएक्शन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है।
इसी में आपका जो भी केमिकल्स यूज हो रहे थे, जो भी लेयर बन रहा था, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट ओपनिंग आपके सेल की। ये रहा पूरा इसका मैग्नीशियम पाउडर, ये रहा इसका इलेक्ट्रोड जो कि इसी की वजह से ब्लैक हो चुका है। ये है इसके टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये है इनकी कोटिंग। ये कोटिंग क्यों करते हैं? सिर्फ चीज़ों को टाइट करने के। जैसे आपको पता है किसी भी स्क्रू को लगाने के बाद उसमें एक वॉशर लगाया जाता है। वॉशर लगाने से क्या होता है? ग्रिपिंग अच्छी आती है ना। एक स्क्रू जो छोटी सी जगह पर अपने जॉइंट में प्रेस कर रहा था, अगर वॉशर भी उसके साथ प्रेस हो रहा है तो एक उस सरफेस को आगे प्रेशर अप्लाई करता है, जिससे चीज़ें ग्रिप रही जाती है ना। ये रहेगा इसका इंसुलेटिंग रबर कैप्स, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा कोई भी लॉस ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बैटरी से बाहर या सेल से बाहर नहीं होगा। ये है आउटर मोस्ट कोटिंग। ठीक है, ये है इसकी आउटर मोस्ट कोटिंग, जिसमें ये भी सेम सपोर्ट करती है किसी भी टाइप के चार्जेस को सेल से बाहर करने नहीं देती। और ये ब्रांडिंग कैप है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप चाहे तो सेल को एक सिंपल इस फॉर्म में भी रख सकते हो, इसकी कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, चलो फाइनली एक काम करते हैं, इसको और बर्न करके देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है। ठीक है, सिंपल सा पॉलिथीन है, लेकिन देखो मेल्ट नहीं हो रहा है जल्दी। कि अगर अंदर एक्सेसिव हीट भी अगर ट्रांसफर हो जाए तो अगर उसके मेल्ट होने की कंडीशन बन रही है तो भी नहीं हो रहा है। देखो जो हम जनरली यूज करते हैं उससे थिक उससे थिक है ना। तो ये पॉलिथीन जो है ये कोई सिंपल पॉलिथीन नहीं है। इस पॉलिथीन को अगर थोड़ा सा और हैवी फॉर्म में देखा जाए तो इससे आपकी रीफिल्स बनती हैं, है ना। इसी पॉलिथीन से आपके जो पेन की रीफिल होती है ना वो बनती है। ठीक है, तो मतलब लोअर क्वालिटी का तो ये नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का यूज किया हुआ है ताकि इंटरनल किसी भी टेम्परेचर राइज या फॉल होने की वजह से बॉडी के बाहर कोई भी इफेक्ट ना आए, यूजर को कोई प्रॉब्लम ना जाए और जिस डिवाइस में ये लगा है उसको भी कोई इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो भाई ये था आपका प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल खोलना इज रिस्की क्योंकि उसमें होता है H2SO4। ठीक है, चलो इन सबको मैं वो कर दूं। चैप्टर कंप्लीट है। हाँ मैंने वो कर दिया, वो नहीं कराया ना अभी, क्या बोलते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ खत्म किया अपन ने। लेकिन एक बात सोच रहा हूँ कि उसको भी करके देखूं क्योंकि मुझे देखना है कि जो चेंजेस इसमें मिल रहे हैं, जैसे स्टिकी मटेरियल मिल रहा है, वो उसमें होगा कि नहीं, क्योंकि अब ये यूज हो चुका है, इसके सारे केमिकल्स न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, तो क्या उसकी वजह से स्टिकी है। थोड़ा ये सब चीजें भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। ठीक है, ये भाई आ गई रबर की कैपिंग। अच्छा खासा स्टिकी मिलेगा वो, मतलब चिपका दो कुछ भी उसमें। हैंड वॉश के लिए यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट है। ठीक है ठीक है, तो ये जो रबर का पार्ट है ये आपको कंप्लीटली स्टिकी मिलेगा। और ये स्टिकी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर देखो इलेक्ट्रोड में भी वो लेयरिंग लगी हुई है। तो उसको स्टिक करने के लिए उसमें लगाया है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वो ऐसा हो गया है। अगर सोचो ग्लू इतने समय से लगा है तो क्या वो स्टिक नहीं हो जाता। ऐसा कैसा ग्लू है जो आज भी वेट कंडीशन में है।
इलेक्ट्रोड कॉपर की कैसे हो सकती है, अभी तुमने पढ़ा ना। कार्बन जिंक भी है, कार्बन भी है, ठीक है। चलो अब मेन टास्क इज टू ब्रेक दिस शेल। ये जो शेल है आपको दिख रहा है ना, ये शेल मोल्डेड शेल है, मतलब इसको देखोगे ना कि इसमें कहीं पे भी कोई भी कट या लेयरिंग नहीं होती। जब भी कोई ऐसा डिवाइस होता है या कोई ऐसा मटेरियल होता है ना जिसमें कोई कट्स नहीं लगे होते या कोई जॉइंट नहीं होता, तो उन चीज़ों को मोल्ड करके बनाया जाता है। मोल्डिंग में क्या करते हैं, फ्रेम तैयार करते हैं और उसमें कुछ भी जो भी एल्यूमिनियम जो भी आपको मटेरियल यूज़ करना आप डालोगे तो कंप्लीट लेयर बनाता है। घर की बकेट देखना पुराने ज़माने की, उनमें जॉइंट नहीं हुआ करते थे। आज की जो बकेट्स आती है ना उसमें जॉइंट होते हैं क्योंकि उनको हैमर करके बनाया जाता है, ठीक है। जॉइंटलेस जो होता है ना, एक काम करें क्या, पहले इसका इलेक्ट्रोड खींचते हैं बाहर, ठीक है, लेकिन टूट जाता है यार, जो इलेक्ट्रोड है ना वो टूट जाता है। रुक जा, उसको थोड़ा सा हैमर कर लेते हैं कि अंदर से इसका मटेरियल लूज हो जाए। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से जितना भी अंदर इसके पाउडर्ड मटेरियल है वो लूज हो गया, है ना। लूज हो जाता है तो ईजिली हम इस कार्बन के रेड रॉड को खींच सकते हैं। अब लेट्स सी आता है कि नहीं, कई बार तो आ जाता है बट आ गया। ये है आपका इलेक्ट्रोड जिसमें मेन पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रोड। इसको अंदर से इसमें टच करोगे ना तो ये ब्लैक हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर का पूरा केमिकल रिएक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर का पूरा केमिकल रिएक्शन खत्म हो चुका है, इसलिए इसके आसपास की जितनी भी टचिंग है ना वो ब्लैक मिलेगी। इसको ऐसे ही पकड़ के रखना और ऊपर चाहे तो हल्का सा टच करके देखो। मैं पकड़ा हूँ वो करो, सिर्फ इसके ऊपर के ग्रे टच करके देखो, ब्लैक है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये मेन इलेक्ट्रोड है। ये अलग अलग मटेरियल के डिपेंड करता है कि सेल में किस टाइप का मटेरियल इसमें यूज किया जा रहा है, उसी बेसिस पे डिफाइन करेगा कि मेरा सेल कितना पावरफुल होगा, ठीक है। तो हमारे अलग अलग पार्ट्स हो गए ये सारे। ये रबर प्लेट है उसकी, मतलब पेपर प्लेट टाइप जो होता है वैसा है, ठीक है। ऊपर कवरिंग देने के लिए कुछ भी ऐसा निकले ना। अब इसमें हम ज़्यादातर चीज़ें नहीं देख सकते क्योंकि अब जो भी कुछ बचा है वो सिर्फ एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बाकी है, क्योंकि इसके अंदर का केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं सिर्फ थोड़ा सा निकाल के दिखाऊंगा, नहीं तो क्या है गंदा ज़्यादा हो जाएगा आसपास। इलेक्ट्रॉन से ही है। हाँ इलेक्ट्रॉन, हाँ। अब जो भी कुछ निकलेगा ना इसके अंदर, अब जो भी कुछ निकलेगा वो ब्लैक कलर का निकलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो भी कुछ इसके अंदर निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का होगा, क्योंकि सारे पाउडर में रिएक्शन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये है वो ब्लैक सब्सटेंस, ठीक है। इसी में आपका जो भी केमिकल्स यूज़ हो रहे थे, जो भी लेयर बन रहा था, वो सारी चीज़ें किसमें है, इसमें, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट ओपनिंग आपके सेल की।
ये रहा पूरा इसका मैग्नीशियम पाउडर, ये रहा इसका इलेक्ट्रोड जो कि इसी की वजह से ब्लैक हो चुका है, ये रहे इसके टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव, ये है इनकी कोटिंग। ये कोटिंग क्यों करते हैं? सिर्फ चीज़ों को टाइट करने के लिए। जैसे आपको पता ना किसी भी स्क्रू को लगाने के बाद उसमें एक वॉशर लगाया जाता है, वॉशर लगाने से क्या होता है, ग्रिपिंग अच्छी आती है ना। एक स्क्रू जो छोटी सी जगह पर अपने जॉइंट में प्रेस कर रहा था, अगर वॉशर भी उसके साथ प्रेस हो रहा है तो एक वो सरफेस को आगे प्रेशर अप्लाई करता है, जिससे चीज़ें। बता दूं मैं कि हमारा जो CBSE है एग्ज़ाम है वो पर्सुएशन भी स्टार्ट कर दिया उसने, है ना। रीवैल्यूएशन जिसको कहते थे ना, उसको अपन ने पर्सुएशन वर्ड भी स्टार्ट किया है, जहाँ पर आपकी नोटबुक, आपकी आंसर शीट आपको भेज दी जाएगी। अब वो क्या प्रोसेस करता है CBSE, वो डिपेंड करता है। PDF के फॉर्म में आपको आपकी आंसर शीट भेज दी जाएगी। आप चेक कर सकते हो कि किस क्वेश्चन में आपने क्या लिखा था, वो कितने मार्क्स का था और उसमें आपको कितने मार्क्स मिले हैं। और ये वैल्यूएशन करके आप मेल्स के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर से। अगर उनको लगता है कि आपके मार्क्स इम्प्रोवाइज होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए, तो उसको बढ़ाएंगे। बट इट टेक्स टाइम। पर्सुएशन की लिंक आएगी, आपको उस लिंक में अप्लाई करना पड़ेगा, अपना रोल नंबर सारा डेटा उसमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, डिटेल्स डालने पड़ेंगे, वो वहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, आपकी नोटबुक की PDF बनेगी और PDF बन के फिर वो आपके मेल में आएगी। ठीक है, चलो ये लो। इसको थोड़ा मैंने भी इसलिए हाथ में पकड़ के रखा था कि जब मैंने इसको इससे निकाला तब ये थोड़ा सा स्टिकी था, लेकिन अब इसको पकड़ के देखो बिल्कुल पॉलिथीन जैसा है ना। कचरा पट्टी समझो इसको सीधा, राइट। तो ये जो पॉलिथीन का लेयर है, लेकिन देखो ये कोई ऐसा सिंपल सा पॉलिथीन नहीं है, थिक है, राइट। और कैसा है, मतलब नॉर्मल जैसे पॉलिथीन अपने होते हैं ना, इजी टू टीयर वाला है, वैसा नहीं है ना। अब मेरे पास अगर मैच स्टिक होता ना तो अपन इसको बर्न करके देखते हैं। चलो ठीक है, एंडिंग में करेंगे इसको, ठीक है। इसको बर्न करके देखेंगे, क्योंकि जो भी नॉर्मल पॉलिथीन होता है ना, उसको जब भी हम बर्न करते हैं तो वो फायर के कांटेक्ट में आने से पहले एक्सेसिव हीट की वजह से ही श्रिंक हो जाता है, वो पॉलिथीन खराब होता है। लेकिन अगर मैंने इसको बर्न किया और ये आग को पकड़ के क्या करने लगे, मेल्ट करने लगे, दैट मीन्स ये अच्छी क्वालिटी का पॉलिथीन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो इसका ऊपर का टर्मिनल और नीचे का टर्मिनल खुल चुका है, ऊपर का और नीचे का ओपन हो चुका है, जो कि इस स्टील से, इस स्टील कैपिंग से प्रेजेंट था। ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल और ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल हल्का सा थोड़ा सा बल्ज आउट होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, दबा हुआ होता है। यही दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है। अब यहाँ पर ये बल्ज आउट क्यों है और ये बल्ज आउट क्यों नहीं है, ये सेल के स्ट्रक्चर को देख के समझा जा सकता है। इस सेल के स्ट्रक्चर में एक ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, ये है इलेक्ट्रोड, ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसी में सारी चीजें कवर्ड है। ठीक है, और इसके ऊपर देखो एक रबर कैपिंग लगी हुई है। रबर कैपिंग क्यों लगा के रखी हुई है, क्योंकि रबर वंस अगेन अ इंसुलेटर। रबर फिर से क्या है, एक इंसुलेटर है। तो इसके बाहर अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या इसके बाहर आने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर पॉसिबल है तो ये रबर उसको बाहर जाने नहीं देगा। सिर्फ इस टर्मिनल के सेंटर से जो ब्लैक कार्बन है ना, इसकी वजह से सिर्फ ये जो हेड है, इस हेड में ही सारा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, सारे चार्जेस से पास होंगे। तभी सिर्फ देखा होगा कि हमको वायर इसी पॉइंट पर टच करके प्रेस करना पड़ता है। आप लोगों ने सिंपल सर्किट बनाया हुआ ना, एक छोटे से बल्ब में 2 वायर लगा के सेल से ऑन किया उसको, तो तभी हमको इसको सेंटर में पुट करके ही प्रेस करना पड़ता है। साइड में करने से कोई काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि साइड की कवरिंग रबर से पैक है। ठीक है, ये देखो ये स्टील का है। जो ये उसका कैपिंग है फिक्स करने के लिए इसके ऊपर। छोटी 9 वोल्ट की बैटरी आती है, वो भी सेम रहती है। हाँ, बट उन्हें तो शायद हम चार्ज कर सकते हैं, लाइक वो है, लेकिन क्योंकि वो बैटरी है ना,
तो उसमें क्या होता है कि उसमें केमिकल जो यूज़ होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में होते हैं, और उसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है लेकिन उसकी चार्जिंग उतनी ज़्यादा भी नहीं कर सकते। हाँ, like एक बैटरी से दूसरी बैटरी अगर पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, तो उससे चार्जेस का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो कुछ टाइम के लिए वो काम करेगी, लेकिन हमारे सेकेंडरी बैटरीज जैसा काम नहीं कर सकती वो भी। और वो बैटरी बेसिकली है क्या, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स है। देखा होगा कि उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल बिल्कुल ऑपोजिट साइड में या दूसरे रिवर्स साइड में होता है। नॉर्मली बैटरीज जो होती हैं उस बैटरीज में अगर देखोगे तो सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन भी होता है। बैटरीज में भी सीरीज और पैरेलल होता है, मैं बता दूं, सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में नहीं होता, बैटरीज में भी कनेक्शन सीरीज या पैरेलल में होते हैं। ठीक है, चलो, आप लोगों ने घर के रिमोट पे लगाया तो होगा, एक सिंगल सेल से कहाँ काम करता है वो जो आप बनाते हो उसको देखा होगा कि एक सीधा लगता है तो एक उल्टा लगता है उसमें, क्योंकि वो उसको कैसे करता है कनेक्शन, वो उसको सीरीज कनेक्शन देता है। ठीक है, कल मैंने सीरीज कनेक्शन क्या बताया था, कैसा होता है सीरीज कनेक्शन? सर सीरीज में तो ऐसा रहता है ना, पैरेलल में अप डाउन। हाँ, पैरेलल में अप डाउन होता है, सीरीज में एक के बाद एक होता है। हाँ। तो कौन से दो कंसेप्ट है जो हमें पता चलता है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में? पहला, जब किसी भी डिवाइस में सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है तो वो कनेक्शन सीरीज में होता है ना। अगर सेम अमाउंट का करंट किसी भी डिवाइसेस में, किसी भी एक या एक से ज़्यादा डिवाइस में फ्लो हो रहा है, मतलब वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। और सेकंड क्या था, किसी भी डिवाइस का एंड पॉइंट सेकंड डिवाइस के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड हो तो भी वो सीरीज होता है, तो भी वो सीरीज होता है। रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस बी, रेजिस्टेंस का सेकंड पॉइंट, ए बी और वो बी सी, हाँ, सेकंड के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो ये है और ये है, तो इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और इन सब में डिफरेंट करंट फ्लो करेंगे। ठीक है, चलो अब जरा इस सेल पे आते हैं। इस सेल को बिल्कुल उसका अब देखना लेयर जो है वो टच होना स्टार्ट हो जाएगा। इस अपर रबर के लेयर को सिर्फ टच करके देखो, स्टिकी है। है ना, क्योंकि यहां से हमारा केमिकल यूज होना स्टार्ट हो गया है। बेसिकली अभी तक तो मैंने आज तक कभी किसी न्यू सेल को ओपन किया नहीं है, डर लगता है कि अगर ज़्यादा ज़ोर से हैमर किया तो ब्लास्ट ना हो जाए, है ना।